अध्याय 35। पर्दे के पार। उनके चारों तरफ काली आकृतियां प्रकट हो गई। उन्होंने हर तरफ से उनका रास्ता रोक लिया था। आकृतियों के नकाबों के छेद में से आंखें चमक रही थी। 1 दर्जन छड़ियां प्रकाशित थीं और सीधे उनके सीने की तरफ तनी हुई थी। जिनी ने दहशत की सांस खींची। लाओ, मुझे दे दो पॉटर। लूसियस मेलफॉय की धीमी आवाज आई और उसने अपनी हथेली खोलकर हैरी की तरफ बढ़ा दी। हैरी का दिल डूब गया। वे फंस चुके थे और हमलावरों की संख्या उनसे दोगुनी थी। मेलफॉय ने एक बार फिर कहा, ये मुझे दे दो। हैरी ने पूछा, सीरियस कहाँ है? कई प्राणभक्षी हंस पड़े। हैरी की बाईं तरफ की अंधेरी आकृतियों के बीच में से किसी औरत की तीखी आवाज सुनाई दी, जो विजयी अंदाज में बोली, शैतानी शहंशाह हमेशा जानते हैं। हमेशा? मेलफॉय धीरे से मुस्कुराया। अब भविष्यवाणी मुझे दे दो पॉटर। मैं ये जानना चाहता हूं सीरियस कहाँ है। मैं ये जानना चाहता हूँ सीरियस कहाँ है। बाईं तरफ खड़ी औरत ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। वो और उसके साथी प्राणभक्षी अब इतने करीब आ चुके थे कि उनकी और हैरी के साथियों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ फुट रह गई थी। उनकी छड़ियों की रोशनी से हैरी की आंखें चौंधिया रही थी। 97 नंबर की लाइन में आने के बाद जिस भयंकर अनिष्ट की आशंका से वो जूझ रहा था, वो उभर आई। उसने अपने सीने में उठती दहशत को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया है। वो यहीं कहीं है। मैं जानता हूं कि वो यहीं है। औरत ने बच्चे जैसी नकली आवाज में कहा। छोटा बच्चा डर कर जाग गया और सोचने लगा कि उसका देखा हुआ सपना सच है। हैरी को बगल में खड़ा रॉन हिलता हुआ दिखा। कुछ मत करो, हैरी बुदबुदाया। अभी नहीं। जिस औरत ने उसकी नकल उतारी थी, उसने अब जोर से अट्टहास किया। तुमने उसकी बात सुनी? तुमने उसकी बात सुनी? बाकी बच्चों को आदेश दे रहा है, जैसे वो हमसे लड़ने की सोच रहा हो। ओ बेलाट्रिक्स, तुम पॉटर को उतना नहीं जानती हो जितना मैं जानता हूं, मेलफॉय ने धीरे से कहा। हीरोगिरी उसकी कमजोरी है। शैतानी शहंशाह उसकी इस कमजोरी को जानते हैं। पॉटर, अब भविष्यवाणी मेरे हवाले कर दो। मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि सीरियस यहां है, हैरी ने कहा। हालांकि दहशत के कारण उसका सीना सिकुड़ रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि वो सही तरीके से सांस नहीं ले सकता था। मैं जानता हूं कि तुमने उसे पकड़ लिया है। कई और प्राणभक्षी हंसने लगे, लेकिन वो औरत सबसे जोर से हंसी। अब वक्त आ चुका है पॉटर, कि तुम हकीकत और सपनों के बीच के अंतर को समझ जाओ, मेलफॉय ने कहा। अब भविष्यवाणी मुझे दे दो, वरना हमें छड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर कर दो, हैरी ने अपनी छड़ी सीने की ऊंचाई तक उठाते हुए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, रॉन, हरमाइनी, नेविल, जीनी और लूना की छड़ियां भी तन गईं। हैरी के पेट की गांठ और कस गई। अगर सीरियस सचमुच यहां नहीं है, तो वो अपने दोस्तों को बेवजह मौत के मुंह में ले आया है। लेकिन प्राणभक्षियों ने हमला नहीं किया। मेलफॉय ने शांति से कहा, भविष्यवाणी मेरे हवाले कर दोगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हंसने की बारी हैरी की थी। ओह, बिल्कुल सही कहा, उसने कहा। मैं अगर तुम्हें यह भविष्यवाणी दे दूंगा, तो इसके बाद तुम लोग हमें चुपचाप घर चले जाने दोगे, है ना? अभी उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि तभी महिला प्राणपक्षी चीखी, आगमनो भविष्य। हैरी इसके लिए तैयार था। महिला प्राणभक्षी के मंत्र के पूरा होने से पहले ही वो चिल्ला उठा, रक्षा कवच। हालांकि कांच की गेंद उसकी उंगलियों से थोड़ी सी फिसली, लेकिन वो उसे पकड़े रखने में कामयाब हो गया। ओ, नन्ना मुन्ना पॉटर तो खेलना जानता है, महिला ने कहा, और उसकी आंखें नकाब के छेदों में से गुस्से से घूरने लगी। बहुत बढ़िया।
मैंने तुमसे कहा नहीं। लूसियस मैल्फॉय प्राणभक्षी पर गरजा, कहीं वो टूट ना जाए। हैरी का दिमाग सरपट भाग रहा था। प्राणभक्षियों को ये धूल भरी कांच की गेंद चाहिए थी। उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपने सभी दोस्तों को इस झमेले में से जिंदा बचाकर ले जाना चाहता था और ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके दोस्त उसकी मूर्खता की कोई भयंकर कीमत न चुकाए। महिला प्राणभक्षी अपने साथियों से दूर होकर आगे बढ़ी और उसने अपना नकाब उतार दिया। अज़्काबान ने बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के चेहरे को खोखला कर दिया। अब उसका मुंह पतला और कंकाल जैसा हो चुका था, लेकिन उस पर अब भी एक दीवानी चमक दिख रही थी। लगता है तुम्हें मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, बेलाट्रिक्स ने कहा, और उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। बहुत बढ़िया, सबसे छोटी वाली को लेते हैं। उसने अपने करीब खड़े प्राणभक्षी को आदेश दिया। अब हम उस छोटी लड़की को यातना देते हैं। ये काम मैं करूंगी। हैरी को महसूस हुआ कि बाकी प्राणभक्षी जिनी के करीब पहुंचने वाले हैं। वो थोड़ी एक तरफ हो गया ताकि वो सीधा उसके सामने रहे। उसने भविष्यवाणी अपने सीने में चिपका रखी थी। वो बेलाट्रिक्स से बोला, हम में से किसी पर भी हमला करने से पहले तुम्हें इसे तोड़ना होगा। मुझे लगता है कि अगर तुम खाली हाथ अपने बॉस के पास जाओगी तो वो ज्यादा खुश नहीं होगा, है ना? वो स्थिर खड़ी रही और बस हैरी को घूरती रही। उसकी जीभ का सिरा उसके पतले मुंह को गीला करने लगा। हैरी ने कहा, वैसे तुम लोग किस तरह की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो? उसके दिमाग में आया कि उसे बोलते रहना चाहिए ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए। नेविल की बाह उससे सटी हुई थी। उसे नेविल के कांपने का एहसास हो रहा था। इसके अलावा उसे अपने सिर के पिछले हिस्से पर किसी के तेज तेज सांस छोड़ने का एहसास भी हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके सभी साथी इस मुश्किल से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में पूरी ताकत से सोच रहे होंगे, क्योंकि उसका दिमाग तो जैसे सुन्न हो चुका था। किस तरह की भविष्यवाणी? बेलाट्रिक्स ने दोहराया और उसके चेहरे से मुस्कान ओझल हो गई। तो मजाक कर रहे हो हैरी पॉटर? हैरी ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्राण भक्षियों में कमजोर कड़ी खोजने की तलाश में उसने एक एक करके उन सभी को देखा ताकि वो बचकर भागने का रास्ता खोज सकें। फिर उसने आगे कहा, वोल्डेमॉर्ट इस बारे में कैसे जानता है? कुछ प्राण भक्षियों की सिसकारी निकल गई। बेलेट्रिक्स ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी ये जरूरत कि तुम उनका नाम लो? हाँ, हैरी ने कहा और कांच की गेंद को मजबूती से पकड़े रहा। उसे आशंका थी कि कोई ना कोई उसे एक बार फिर छीनने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, बेलेट्रिक्स चीखी। तुम अपने गंदे होठों में उनका नाम लेने की जरूरत कर रहे हो। तुम अपनी आधी मगलू जुबान से उनके नाम को कलंकित करने की हिमाकत कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो भी आधा मगलू है? हैरी ने निडरता से कहा। हरमाइनी उसके कान में धीरे से कराही। वोल्डेमॉर्ट? वोल्डेमॉर्ट? हाँ, उसकी मां जादूगरनी थी, लेकिन उसका पिता मगलू था। या वो तुम लोगों को यह बता रहा है कि वो शुद्ध खून का है? स्तब्ध नहीं! बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की छड़ी की नोक से लाल रोशनी की एक लहर निकली, लेकिन मेलफॉय ने उसे दूसरी तरफ कर दिया। मेलफॉय के मंत्र के कारण बेलाट्रिक्स का मंत्र मुड़कर हैरी के 1 फुट दूर वाले शेल्फ पर पड़ा, जिससे कांच की कई गेंदें टूट गईं। फर्श पर टूटे पड़े कांच के टुकड़ों के भूतों जैसी सफेद और धुएं जितनी पारदर्शी 2 सफेद आकृतियां उठी और बोलने लगी। वे एक साथ बोल रही थी, इसलिए उनके कुछ शब्द ही मेलफॉय और बेलाट्रिक्स की चिल्लाहटों के ऊपर सुनाई दे पाए। एक दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की आकृति बोली, संक्रांति पर एक नया हमला मत करो, हमें भविष्यवाणी चाहिए। ये जुर्रत, उसकी ये जुर्रत! बेलाट्रिक्स अस्पष्टता में बुदबुदाई। वो वहां पर खड़ा खड़ा गंदा आधा मगलू! मेलफॉय गर्जा। भविष्यवाणी मिलने तक तो ठहरो। और उसके बाद कोई भी नहीं। एक युवती की आवाज आई। टूटी गेंदों से निकली दोनों आकृतियां हवा में खुल गई।
उनका कोई भी अंश नहीं बचा। कांच की गेंदों की जगह अब फर्श पर सिर्फ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बहरहाल, इससे हैरी के मन में एक विचार आया। समस्या ये थी कि इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसने वक्त काटने के लिए कहा, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि इस भविष्यवाणी में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण तुम्हें इसकी जरूरत है। उसने अपना पैर धीरे से सरकाया और किसी दूसरे के पैर की तलाश करने लगा। मेलफॉय ने कहा, पॉटर, हमारे साथ खेल मत खेलो। हैरी बोला, मैं खेल नहीं खेल रहा हूं। उसका आधा दिमाग बातचीत पर था और आधा अपने भटके पैर की तरफ था। तभी उसे किसी ने पैर का अंगूठा मारा। उसने उसे दबा दिया। पीछे से सांस खींचने की आवाज आई, जिससे उसे पता चला कि वो हरमाइनी का अंगूठा था। क्या? हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा, क्या डंबलडोर ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे निशान का कारण रहस्य विभाग में छिपा हुआ है? मेलफॉय ने व्यंग से पूछा। मैं? क्या? हैरी ने पूछा, और एक पल के लिए तो वो अपनी योजना ही भूल गया था। मेरे निशान का क्या? क्या? हरमाइनी ने थोड़ी ज्यादा व्यग्रता से फुसफुसाकर पूछा। क्या ऐसा हो सकता है? मेलफॉय ने दुष्टता से हंसते हुए कहा। कुछ प्राणभक्षी दोबारा हंसने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर हैरी ने अपने होंठ कम से कम हिलाते हुए हरमाइनी से फुसफुसाकर कहा, शेल्फ तोड़ देना। डंबलडोर ने तुम्हें कभी नहीं बताया, मेलफॉय ने दोहराया। अच्छा पॉटर, इससे यह समझ में आता है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। शैतानी शहंशाह सोच रहे थे कि जब मैं कहूं, अभी। जब उन्होंने तुम्हें सपने में वो जगह दिखाई जहां वो चीज छिपी हुई थी, तो तुम फौरन क्यों नहीं आए? उन्हें लग रहा था कि स्वाभाविक जिज्ञासा के कारण तुम पूरी बात सुनना चाहोगे। ऐसा? हैरी ने कहा। उसे महसूस हुआ कि हरमाइनी उसका संदेश दूसरों को भी दे रही है। वो प्राणभक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए बोलते रहना चाहता था। तो इसलिए वो चाहता था कि मैं यहां आऊं और उसे ले लूं। लेकिन क्यों? क्यों? मेलफॉय अविश्वसनीय रूप से खुश हो गया। क्योंकि रहस्य विभाग से वही लोग भविष्यवाणी ले जा सकते हैं जिनके बारे में ये होती है। शैतानी शहंशाह ये बात जब जाने, तब उन्होंने इसे चुराने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ओह, वो मेरे बारे में भविष्यवाणी क्यों चुराना चाहता है? तुम दोनों के बारे में, पॉटर, तुम दोनों के बारे में। क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा कि शैतानी शहंशाह ने तुम्हें बचपन में ही मारने की कोशिश क्यों की थी? हैरी ने उन छेदों में घूरा जिनमें से मेलफॉय की भूरी आंखें चमक रही थी। क्या इस भविष्यवाणी की वजह से ही हैरी के माता-पिता की मौत हुई थी? क्या इसी की वजह से उसके माथे पर बिजली गिरने जैसा निशान बन गया था? क्या इन सब बातों का जवाब उसके हाथ में था? उसने धीरे से पूछा, किसी ने मेरे और वोल्डेमॉर्ट के बारे में भविष्यवाणी की थी? वो लूसियस मेलफॉय को घूर कर देख रहा था। उसने अपने हाथ की कांच की गर्म गेंद पर उंगलियों की पकड़ और मजबूत कर ली। यह सुनहरी गेंद से ज्यादा बड़ी नहीं थी और इस पर धूल जमी हुई थी। वो चाहता था कि मैं इसे उठा लूं ताकि वो मुझे इससे छीन ले। वो यहां आकर खुद क्यों नहीं ले जा सकता था? खुद ले जा सकते थे? बेलाट्रिक्स जोरदार ठहाका लगाकर हंसी। शैतानी शहंशाह जादू मंत्रालय में खुद चलकर आते, जबकि जादू मंत्रालय उनकी वापसी को नजरअंदाज कर रहा है। शैतानी शहंशाह औरत के सामने खुद को प्रकट करते, जबकि इस पल वे मेरे प्यारे कजिन को खोजने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हैरी ने कहा, तो वो अपना गंदा काम तुम लोगों से करवा रहा है ना? जिस तरह उसने इसे चुराने के पहले स्टर्गिस और फिर बोर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया पॉटर, बहुत बढ़िया, मेलफॉय ने धीरे से कहा। लेकिन शैतानी शहंशाह जानते हैं कि तुम मूर्ख नहीं हो। अभी! हैरी चिल्लाया।
इसके पीछे 5 अलग अलग आवाजें गरजी। लग तो 5 सांप 5 अलग अलग दिशाओं में उड़े और सामने वाली शेल्फों से टकराए, जिससे वे फट पड़ी। कांच की लगभग 100 गेंदें फूट गई और सफेद आकृतियां हवा में प्रकट होकर तैरने लगी। उनकी आवाजें गूंज रही थी। कांच टूटने और लकड़ी चटकने से फर्श पर बारिश सी हो रही थी। भागो! हैरी चिल्लाया। जब शेल्फ खतरनाक तरीके से झूले तथा ऊपर से कांच की और गेंदें गिरने लगी, उसने हरमाइनी का दुशाला खींचा और उसे आगे खींचकर ले आया। उसने अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिया, क्योंकि शेल्फ और कांच के टुकड़े उन पर गिर रहे थे। प्राण भक्षी धूल के बादल के बीच से उनकी तरफ आया, लेकिन हैरी ने उसके नकाब वाले चेहरे पर कसकर कोहनी मार दी। दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। शेल्फों के भड़ाभड़ गिरने से जोरदार धमाके हो रहे थे और गेंदों में से भविष्यवक्ताओं की आवाजें गूंज रही थी। हैरी को सामने का रास्ता खाली दिखा। उसने देखा कि रॉन, जिनी और लूना भी अपने सिर पर हाथ रखकर उसके पास से निकल गए। कोई भारी चीज उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वो अपना सिर झुकाकर आगे दौड़ने लगा। किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसे हरमाइनी की आवाज सुनाई दी, स्तब्ध हो! हाथ ने उसे तत्काल छोड़ दिया। वे लोग 97 नंबर की लाइन के सिरे पर थे। हैरी दाईं तरफ मुड़कर तेजी से दौड़ने लगा। उसे अपने ठीक पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और हरमाइनी नेविल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। ठीक सामने वो दरवाजा खुला था जिससे वे आए थे। हैरी को बेलजार की चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। वो दरवाजे से भागा। भविष्यवाणी उसके हाथ में अब भी सुरक्षित थी। उसने दूसरों के चौखट पार करने का इंतजार किया और फिर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। कोलोपोर्टस! हरमाइनी चिल्लाई और दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज हुई और वो सील हो गया। हैरी ने हाँफते हुए पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? उसने सोचा था रॉन, लूना और जिनी उनके आगे होंगे। उसने सोचा था कि वे लोग इस कमरे में इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे लोग गलत रास्ते पर चले गए होंगे, हरमाइनी फुसफुसाई और उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। सुनो, नेविल फुसफुसाया। जिस दरवाजे को उसने अभी अभी बंद किया था, उसके पीछे से कदमों की आहटें और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हैरी ने सुनने के लिए अपना कान दरवाजे से लगाया। उसे लूसियस मैल्फॉय के गरजने की आवाज आई, नॉट को छोड़ दो! मैंने कहा उसे छोड़ दो। उसकी चोटें शैतानी शहंशाह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उस भविष्यवाणी का निकल जाना महत्वपूर्ण है। जैक्सन, यहां वापस आओ। हमें योजना बनानी होगी। हम लोग समूहों में बंटकर खोज करते हैं, और ये मत भूलना, भविष्यवाणी मिलने तक पॉटर के साथ नरमी से पेश आना। अगर जरूरत पड़े तो बाकी लोगों को मार डालना। बेलाट्रिक्स, रोडोल्फ, तुम लोग बाईं तरफ जाओ। क्रैब, रेबस्टन, तुम लोग दाईं तरफ जाओ। जक्सन, डोलोहो, सामने वाले दरवाजे से जाओ। मैकनेयर और एवरी, यहां से जाओ। रुकवुड, उधर से जाओ। मल्सिबर, मेरे साथ आओ। हरमाइनी ने सिर से पैर तक कांपते हुए हैरी से पूछा, हम क्या करें? हैरी बोला, पहले तो ये कि हम यहां खड़े होकर उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम इस दरवाजे से भाग चलते हैं। वे चुपचाप भागने लगे। वे चमकते बेल जार के पास से गुजरे, जहां छोटा अंडा बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। वे कमरे से उस सिरे की तरफ भागे जहां गोल कमरे में जाने का रास्ता था। वे लोग उस दरवाजे के करीब ही पहुंचे थे, लेकिन तभी कोई बड़ी और भारी चीज उस दरवाजे से टकराई, जिसे हरमाइनी ने जादू से बंद किया था। दूर हट जाओ! एक रूखी आवाज आई। अलोह मोरा! दरवाजा खुलते ही हैरी, हरमाइनी और नेविल ने डेस्कों के नीचे गोता लगा दिया। उन्हें दो प्राण भक्षियों के दुशाले के निचले हिस्से करीब से आते दिख रहे थे, जिनके पैर तेजी से चल रहे थे। रूखी आवाज ने कहा, हो सकता है वे भागकर हॉल में पहुंच गए हों। दूसरे ने कहा, डेस्कों के नीचे देखो। हैरी ने प्राण भक्षियों के घुटनों को मुड़ते देखा और डेस्क के नीचे से अपनी छड़ी निकालते हुए चिल्लाया, स्तब्ध हो! लाल रोशनी की एक लहर सबसे करीब वाले प्राणभक्षी से टकराई। वो पीठ के बल पुरानी घड़ी पर गिर गया, जिससे घड़ी भी गिर गई। बहरहाल दूसरा प्राणभक्षी हैरी के मंत्र से बचने के लिए उछलकर एक तरफ हो गया था और इस वक्त अपनी छड़ी हरमाइनी पर तान रहा था, जो बेहतर निशाना साधने के लिए डेस्क से नीचे से रेंग कर उठ रही थी। मृत्युंद!
हैरी ने उछलकर प्राणभक्षी के घुटने पकड़ लिए, जिससे वो धड़ाम से गिरा और उसका निशाना चूक कर दूसरी तरफ चला गया। नेविल ने मदद करने के लिए एक डेस्क उलट दी और अपनी छड़ी उन दोनों की तरफ तान कर चिल्लाया, निरस्त्र भवा। हैरी और प्राणभक्षियों की छड़ियां उनके हाथ से उड़ गई। छड़ियां भविष्यवाणी के हॉल के दरवाजे की तरफ जाने लगी। दोनों खड़े होकर छड़ियों के पीछे भागे। प्राणभक्षी आगे था, हैरी ठीक उसके पीछे था। सबसे पीछे नेविल था, जो अपने कारनामे पर दहशत में था। रास्ते से हटो हैरी, नेविल चिल्लाया और साफ दिख रहा था कि वो नुकसान की भरपाई करने के लिए कृत संकल्प था। हैरी ने एक तरफ छलांग लगा दी जब नेविल ने निशाना साधा और चिल्लाया, स्तब्ध हो। लाल रोशनी की लहर प्राणभक्षी के कंधे के ऊपर से निकली और दीवार पर लगी एक कांच की अलमारी से टकराई, जिसमें कई आकार की घड़ियां भरी थी। अलमारी फर्श पर गिरकर टूट गई। हर तरफ कांच की बारिश होने लगी, लेकिन कुछ समय बाद अलमारी दोबारा सुधरकर दीवार पर पहुंच गई। अलमारी फिर से नीचे गिरकर टूट गई। प्राणभक्षी ने अपनी छड़ी पकड़ ली, जो चमकते बेल जार के पास फर्श पर पड़ी हुई थी। प्राणभक्षी के मुड़ते समय हैरी एक डेस्क के पीछे छिप गया। प्राणभक्षी का नकाब थोड़ा नीचे फिसल गया, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से नकाब उतारा और चिल्लाया, स्तब्ध, स्तब्ध हो। हरमाइनी चिल्लाई, जो अभी अभी उनके पास आ चुकी थी। लाल रोशनी की लहर प्राणभक्षी के चेहरे से टकराई और वो स्तब्ध हो गया। उसका हाथ अब भी उठा हुआ था। उसकी छड़ी खट्ट की आवाज के साथ फर्श पर गिरी और वो बेल जार की तरफ पीछे गिर गया। हैरी को लग रहा था कि कांच के तड़कने की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि अब आदमी ठोस कांच से टकराया था और जार के टकराने के बाद उसे फर्श पर गिर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसका सिर बेल जार की सतह के भीतर इस तरह चला गया जैसे वो साबुन का बुलबुला हो। अब वो टेबल पर सीधा पसरा हुआ था। उसका सिर हवा से भरे चमकते जार के भीतर पड़ा था। आगमनो छड़ी, हरमाइनी चिल्लाई। हैरी की छड़ी एक अंधेरे कोने से उछलकर हरमाइनी के हाथ में आ गई और उसने उसे हैरी की तरफ उछाल दिया। धन्यवाद, वो बोला। ठीक है, अब यहां से बाहर निकलते हैं। देखो, नेविल ने दहशत में कहा। वो बेलजार में प्राणभक्षी के सिर की तरफ घूर रहा था। उन तीनों ने अपनी छड़ियां एक बार फिर उठा ली, लेकिन उनमें से किसी ने भी वार नहीं किया। वे मुंह खोलकर दहशत से उस आदमी के सिर को देख रही थी। सिर बहुत तेजी से सिकुड़ रहा था। वो गंजा होता जा रहा था। काले बाल वापस उसकी खोपड़ी के अंदर जा रहे थे। उसके गाल चिकने हो रहे थे। उसकी खोपड़ी गोल और कीचड़ जैसी चीज से ढक रही थी। उठने के लिए छटपटाते प्राणभक्षी की मांसपेशियों से भरी मोटी गर्दन के ऊपर अब बच्चे का सिर आ गया। लेकिन देखते ही देखते सिर फूलकर पहले जैसा हो गया। काले मोटे बाल सिर और ठुड्डी से निकलने लगे। ये समय है, हरमाइनी ने हैरान आवाज में कहा। समय? प्राणभक्षी ने अपना बदसूरत सिर दोबारा उठाया। उसे दोबारा साफ करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, उसका सिर दोबारा बचपन की तरफ सिकुड़ने लगा। पास वाले कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर एक धमाके और चीख की आवाज सुनाई दी। रॉन! हैरी जोर से चिल्लाया और उसने अपने सामने हो रहे विभत्स रूपांतरण से निगाहें हटा ली। जिनी, लूना! हैरी! हरमाइनी चीखी। प्राणभक्षी ने अपना सिर बेल जार में से बाहर खींच लिया। उसका हुलिया बड़ा ही विचित्र था। उसका छोटे बच्चे का सिर तेजी से इधर उधर हो रहा था, जबकि उसके मोटे हाथ खतरनाक तरीके से सभी दिशाओं में लहरा रहे थे। उसके हाथ हैरी से टकराते टकराते बचे, लेकिन उसने अपना सिर झुकाकर अपने आप को बचा लिया। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन उसे हैरानी हुई कि हरमाइनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे पर वार मत करो। इस मुद्दे पर बहस करने का समय नहीं था। हैरी को भविष्यवाणियों की हॉल की तरफ से तेज कदमों की आवाजें आ रही थी। वो अब इस बात पर पछता रहा था कि उसने चिल्लाकर अपने छिपने की जगह बता दी थी। उसने कहा, चलो। वे लोग बदसूरत बच्चे के सिर वाले प्राणभक्षी को पीछे छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे, जो अंधेरे कमरे में खुलता था। वे लोग आधी दूरी तक पहुंच गए थे
तभी हैरी ने देखा कि खुले दरवाजे से होकर दो प्राणभक्षी उसकी तरफ आ रहे थे। वो बाईं तरफ मुड़ गया और एक छोटे अंधेरे सामान से भरे ऑफिस में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। खोलो, हरमाइनी ने मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन मंत्र पूरा होने से पहले ही दरवाजा खुल गया और दो प्राणभक्षी धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए। विजय के एहसास के साथ वे दोनों चिल्लाए, बाधितो! हरमाइनी, हैरी और नेविल पीछे की तरफ फेंका गए। नेविल डेस्क के पीछे गिरकर ओझल हो गया। हरमाइनी एक बुक केस से टकराई और उस पर भारी पुस्तकें गिर पड़ी। हरमाइनी का सिर पत्थर की दीवार से टकराया। उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे और एक पल के लिए वो पूरी तरह चकरा गया। हमने उसे पकड़ लिया, हैरी के सबसे करीब वाला प्राणभक्षी चिल्लाया। उस ऑफिस में है जो। चुप हो, हरमाइनी चिल्लाई और उस आदमी की आवाज चली गई। उसने अपने नकाब के छेद में से बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसके साथी प्राणभक्षी ने उसे एक तरफ कर दिया। जब दूसरे प्राणभक्षी ने अपनी छड़ी उठाई तो हैरी चिल्लाया, पूर्ण शरीर बंधन। उसके हाथ पैर बंध गए और वो आगे की तरफ गिर गया। वो हैरी के कदमों के पास दरी पर मुंह के बल गिरा। उसका शरीर तख्ते की तरह सख्त हो गया। अब वो हिल नहीं सकता था। शाबाश है, लेकिन जिस प्राणभक्षी को हरमाइनी ने अभी अभी गूंगा किया था, उसने अपनी छड़ी हिलाई। बैंगनी लपट जैसी चीज हरमाइनी की छाती पर पड़ी। उसके हल्के से ओह की आवाज निकल गई, जैसे इस बात पर हैरानी हो, और फर्श पर गिरकर बेजान हो गई। हरमाइनी! हैरी उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। नेविल तेजी से डेस्क के नीचे से निकलकर उसकी तरफ रेंगा। उसकी छड़ी उसके सामने तनी थी। नेविल के बाहर निकलते ही प्राणभक्षी ने उसके मुंह पर कसकर लात मारी। नेविल की छड़ी के दो टुकड़े करता हुआ पैर उसके चेहरे पर पड़ा। नेविल बिलबिला गया और मुंह तथा नाक पर हाथ रखकर पीछे हट गया। हैरी मुड़ गया और वो अपनी छड़ी सीधे हैरी की तरफ ताने हुए था, और प्राणभक्षी ने अब अपना नकाब उतार दिया था। इस लंबे पीले विकृत चेहरे को हैरी ने दैनिक जादूगर में छपी तस्वीर से पहचान लिया। एंटोनिन डोलोहो, जिसने प्रूएट परिवार की हत्या की थी। डोलोहोव मुस्कुराया। उसने अपने खाली हाथ से उस भविष्यवाणी की तरफ इशारा किया जो हैरी के हाथ में थी। फिर उसने अपनी और हरमाइनी की तरफ इशारा किया। हालांकि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब बहुत स्पष्ट था, मुझे भविष्यवाणी दे दो, वरना तुम्हारा वही हाल हो जाएगा। हैरी बोला, मैं जानता हूं कि जैसे ही तुम्हें यह भविष्यवाणी मिलेगी तुम हम सबकी जान ले लोगे। उसके दिमाग में भरी दहशत उसे सही तरीके से सोचने नहीं दे रही थी। उसका एक हाथ हरमाइनी के कंधे पर था, जो अब भी गर्म था। हालांकि वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काश वो जिंदा हो, काश वो जिंदा हो। अगर वो मर गई तो ये मेरी गलती होगी। नेविल ने डेस्क के नीचे से गुस्से से कहा, हैरी, तुम चाहे जो करो, उसे वत मत देना। हैरी को उसकी टूटी हुई नाक और उसके मुंह तथा ठुड्डी पर बहता खून दिखने लगा। वो समझ गया कि नेविल के मुंह पर लात पड़ने के कारण वो ठीक से नहीं बोल पा रहा था। फिर दरवाजे पर धमाके की आवाज हुई और डोलोहोव ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी दरवाजे पर प्रकट हो गया था। उसका सिर लहरा रहा था और उसकी बड़ी बड़ी मुट्ठियां बेकाबू होकर चारों तरफ लहरा रही थी। हैरी ने इस मौके का फायदा उठाया। पूर्ण शरीर बंधन! डोलोहोव के रोकने से पहले ही मंत्र उस पर पड़ा और वो अपने साथी पर गिर गया। वे दोनों ही तख्तों की तरह सख्त थे और एक भी इंच हिल नहीं सकते थे। जब बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी दूसरी तरफ चला गया तो हैरी ने तत्काल हरमाइनी को हिलाते हुए कहा, हरमाइनी, हरमाइनी, उठो! उसने हरमाइनी को क्या किया? नेविल ने पूछा, जो डेस्क के नीचे से बाहर रेंगकर हरमाइनी की दूसरी तरफ घुटने के बल बैठ गया था। उसकी तेजी से फूलती नाक से खून बह रहा था। मुझे नहीं मालूम। नेविल ने हरमाइनी की नब्ज देखी। नाड़ी तो चल रही है हैरी, मुझे यकीन है कि चल वही है। हैरी को इतनी ज्यादा राहत मिली
कि वो एक पल के लिए बहुत हल्का महसूस करने लगा। वो जिंदा है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक पल के लिए खामोशी छा गई, जिस दौरान हैरी ने कान लगाकर कदमों की आहट सुनी, लेकिन उसे अगले कमरे में बच्चे के सिर वाले प्राणभक्षी के बिसूरने और टकराने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। नेविल, हम लोग बाहर निकलने वाले दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं है, हैरी फुसफुसाया। हम लोग उस गोल कमरे के ठीक पास हैं। अगर हम किसी प्राणभक्षी के आने से पहले वहां पहुंच जाए और सही दरवाजा खोज ले, तो तुम हरमाइनी को गलियारे तक और फिर लिफ्ट तक ले जा सकते हो। फिर तुम किसी को खोज लेना, शोर मचा देना। और तुम क्या करने वाले हो? नेविल ने पूछा, और आस्तीन से खून से सनी नाक को पोंछते हुए हैरी को त्योरियां चढ़ाकर देखा। हैरी ने जवाब दिया, मैं बाकी लोगों को खोजूंगा। नेविल ने दृढ़ता से कहा, तो फिर वे भी तुम्हारे साथ चलकर उन्हें खोजूंगा। लेकिन हरमाइनी, उसे हम उसके साथ ले जा सकते हैं। वो खड़ा हुआ और उसने हैरी को घूरते हुए हरमाइनी का एक हाथ पकड़ लिया। हैरी ने भी झिझकने के बाद हरमाइनी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसका निढाल शरीर नेविल के कंधों पर लटकाने में मदद की। ठहरो, हैरी ने कहा, और फर्श से हरमाइनी की छड़ी उठाते हुए नेविल के हाथ में पकड़ा दी। अच्छा रहेगा कि तुम उसे भी ले जाओ। जब वे धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, तो नेविल ने अपनी छड़ी के टूटे हुए टुकड़ों पर लात मारी। मेरी दादी मुझे मार डालेगी, नेविल ने कहा, और ये बोलते समय उसकी नाक से खून बह रहा था। ये मेरे डैडी की पुरानी छड़ी थी। हैरी ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला और सावधानी से चारों तरफ देखा। बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी चीख रहा था और चीजों से टकरा रहा था। बड़ी बड़ी घड़ियां गिरा रहा था, डेस्क पलट रहा था, शोर मचा रहा था और हड़बड़ा रहा था, जबकि कांच की अलमारी, जिसे देखकर हैरी को लगा कि उसमें समय परिवर्तक होंगे, गिरने, टूटने और पीछे की दीवार पर फिर से जुड़ने लगी। हैरी फुसफुसाकर बोला, वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। चलो, मेरे पीछे चलना।